आप सभी साथियों का समय निकालकर यहाँ प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है 3 वर्ष पहले जो जन स्वराज अभियान की शुरुआत हुई उसमें मैंने ये कहा था कि मैं पूरे बिहार में पदयात्रा करके जाऊंगा और उसके बाद जो लोगों की मंशा होगी, जो लोग जुड़ेंगे वो मिलकर दल बनाएंगे। 2 वर्ष पैदल चलने के बाद करीब 1 करोड़ लोगों ने मिलकर जन स्वराज नामक दल 2 अक्टूबर को पिछले साल बनाया है। लेकिन एक उसका पहलू ये है कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसा है जिसमें जमुई भी शामिल है, जहां मैं अभी तक पदयात्रा पूरी नहीं कर पाया हूं, यहाँ पदयात्रा के लिए नहीं आ पाया हूं। और दल बनने के बाद जो दल की जिम्मेवारियां हैं, जो काम है, सामने 6 महीने के बाद चुनाव भी है, उसको देखते हुए अभी पदयात्रा हम लोग सुपौल में ही रुके हुए हैं और बाकी जो जिम्मेवारी है उसके तहत मैं घूम रहा हूं। उसी के तहत मैं आज जमुई में आया हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं दल के संगठन के तौर पर उसका एक ढांचा बन गया है। अगले 15-20 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि मई के अंत तक जमुई में भी, यहाँ पर जिले में, प्रखंड में और पंचायत स्तर पर गांव तक जन स्वराज का संगठन बनाकर घोषित कर दिया जाएगा। एक बार ये पूरा संगठन, राजनीतिक संगठन घोषित हो जाए, हम लोग का अपना मानना है कि बिहार में राजनीतिक दल के संगठन के तौर पर जून आते आते जन स्वराज सबसे बड़ा दल होगा। संगठन के मामले में बिहार का कोई ऐसा गांव, पंचायत नहीं छूटना चाहिए जहां पर जन स्वराज के कोई न कोई साथी संगठन से जुड़े हुए न हो। इसी तहत मैं आज यहाँ आया हूँ और कुछ जन संवाद के कार्यक्रम भी है। पिछले 2-3 दिनों से मैं पहले पीरपैती में था, फिर सुल्तानगंज गया, फिर कल धोरैया में बैठक थी, उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल की बैठक थी और अभी हम लोग सिकंदरा में हैं। इसके बाद मैं हिसुआ नवादा जाऊंगा, कल फिर पटना में बैठक है और परसों से फिर ये यात्रा ऐसी चलती रहेगी। प्रयास ये है कि अगले 15 दिनों में कम से कम 40 ऐसी जनसभाएं की जाएं, 40 विधानसभा को टच किया जाए, ताकि जो पहले से घोषित मेरा कार्यक्रम है वो है 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत, जिसको हम लोग सारण में जेपी के जन्मभूमि सिताब दियारा से शुरू करेंगे। इस उद्देश्य से कि किसी जमाने में जब जेपी ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति के तौर पर व्यवस्था का परिवर्तन हो, बिहार में भी बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो, बिहार भी देश का अन्य राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो। इस सोच से हम लोग 20 मई को सिताब दियारा, सारण जिले के सिताब दियारा से वो यात्रा शुरू करेंगे और उसके तहत मैं इन राज्य के हिस्सों में भी आऊंगा जहां हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तो सिकंदरा में एक सभा है, उसके बाद मुझे नवादा हिसुआ जाना है। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार घूम रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? जो आप बातें बता रहे हैं कि हम लालच में नहीं वोट दे, अपने बच्चों के भविष्य को देखें, तो क्या लग रहा है? देखिए, बात जो हम लोग बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है जो जनता को पहले से मालूम नहीं है। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा, ये सबको मालूम है, फिर भी बहुत कम लोग ही पढ़ाई कर पाते हैं। उसी तरीके से सबको मालूम है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो बिहार में सुधार होगा। जरूरत इस बात की है कि लोग उस बात को सुने, समझे और उस संकल्प पर वोट के दिन तक टिके रहे। तो जन स्वराज इसी प्रयास में है। और जहां तक आपने बताया लोगों का रिएक्शन क्या है, अभी तो मैं यही कहता हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं और इस बात को लेकर कन्विंस है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। चाहे आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म, किसी नेता, किसी दल के हैं, बिहार में बदलाव होना चाहिए। इस पर तो करीब करीब सहमति है। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी जन स्वराज को चाहता है, लेकिन बिहार में जो अभी स्थिति है, जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार है, जो ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, जो पलायन है, बेरोजगारी है, इसमें ये स्थिति बदलनी चाहिए। इसको लेकर तो जनता पूरी तरीके से कन्विंस है। अब ये राजनीतिक दलों पर, जन स्वराज जैसे दलों पर की भी ये जिम्मेवारी है कि जनता के सामने हम लोग एक मजबूत, ईमानदार, सशक्त विकल्प के तौर पर उभरे, ताकि जनता जब अक्टूबर में वोट दे
तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के वाहक के तौर पर जन सुराज को अपना आशीर्वाद दें। सर, पहलगाम की घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं? उसकी निंदा करते हैं। कोई भी ऐसी घटना जिसमें हिंसा है, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोली चलाने की बात है, इतने लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उसके लिए निंदा के शब्द को छोड़कर कुछ नहीं कह सकते। ये जघन्य अपराध है और जिन लोगों ने भी इस कृत्य को किया है, आज की सरकार की और पूरी व्यवस्था की जिम्मेवारी है कि उनको जो भी सजा उनके लिए उचित हो वो सजा उनको मिलनी चाहिए। उनके साथ साथ जो लोग उनके पीछे हैं, जो उनके मेंटर हैं, उनके गाइड हैं, अगर उसमें पाकिस्तान जैसा देश शामिल है या स्टेट या क्वासाई स्टेट गवर्नमेंट की कुछ संस्थाएं शामिल हैं, कुछ लोग शामिल हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कल तो अभी हम लोग सुन रहे थे, प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बात कही है। अब हम लोग को इंतजार कर रहे हैं, सब लोग को इंतजार करना चाहिए और देश की व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए कि कुछ न कुछ उचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार में बदलाव आएगा। बिहार में अगर बदलाव आता है तो ढचा गिरेगा। भाई आतंक जो भी यहाँ हम लोग के देश का कानून है, देश के कानून में आतंकवादियों के लिए क्या सोच है और क्या सजा है, वो उनको भी मिलनी चाहिए। इसमें आपको हमको कोई नई बात बताने की जरूरत नहीं। आतंक के द्वारा सर इस तरह के, अरे भाई ऐसा है, आतंक और आतंकवाद से जुड़े हुए घटनाओं के लिए और उससे जो लोग उसमें शामिल हैं उसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए कोई नए कानून बनाने की व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात की जरूरत है। प्रशांत जी, बीपीएससी की लड़ाई आपने लड़ी थी, कई दिनों तक आप अनशन पर भी बैठे थे, लेकिन आज मेंस की परीक्षा शुरू हो गई है, तो क्या बिल्कुल, अगर आप देखिए, आप जिस चीज की भी लड़ाई लड़ते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में आपको सफलता मिल जाए। गांधी जी ने बहुत लंबी लड़ाई हजारों लाखों भारतीयों के साथ देश को आजाद कराने की लड़ी। आजादी की लड़ाई तो उन्होंने 19वीं दशक के शुरुआत में करी होगी। आजादी मिली 47 साल के बाद। जहां तक बीपीएससी एग्जाम का बात है, इसको लेकर कहीं कोई दो मत नहीं है बिहार में कि बीपीएससी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, होती रही है। शायद ही कोई बिहार में ऐसा परीक्षा है जहां पेपर लीक नहीं होता है। शायद ही कोई नौकरी को लेकर ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा है जहां पर की दलाल, बीपीएससी के सत्ता के दलाल नौकरियों की सौदेबाजी नहीं करते हैं। और इन बातों पर, इन आरोप पर बिल्कुल पूरी तरीके से कायम है हम लोग, उसमें पीछे हटने की बात नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी लड़ाई लड़ने का एक तरीका है। हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार तक अपनी बात लेकर जा सकते हैं, उससे भी नहीं हुआ तो न्यायालय में गए हैं, न्यायालय में हाईकोर्ट में राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अदालत है वो जनता की अदालत है। अगर कुछ भी कामयाब नहीं हुआ तो जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है। उन बच्चों को वोट देना है जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उन माँ बाप को वोट देना है जिनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो लोकतंत्र में जनता मालिक है, अंतिम फैसला, अंतिम आर्बिट्रेटर, अंतिम एम्पायर जनता है। अभी अक्टूबर में चुनाव है, आपको दिख जाएगा कि बीपीएससी में जो सरकार ने किया है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो कुछ यहाँ गलत हुआ है, उसकी सजा निश्चित तौर पर सरकार को मिलेगी ही मिलेगी। प्रशांत जी, जो आपसे प्रभावित होकर जो बहुत सारे नेता आपसे जो जुड़े हैं, फिर देख रहे हैं वो वापस जो है बैकफुट, वो वही पार्टियों में फिर जाने लगे आपसे वापस। जैसे आपके यहाँ जो है इरफान जी थे, श्रीकांत यादव थे, ये सब बहुत सारे जमुई में आपसे प्रभावित होकर जुड़े, फिर वापस राजद में शामिल हो गए। या देखिए ऐसा है, आपने ठीक कहा कि बहुत बड़ी संख्या में, जब मैं पैदल चलना शुरू किया तो बहुत बड़ी संख्या में लोग अलग अलग विचारधारा, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आकर जुड़े। उसमें संभव है कि कुछ लोग वापस भी जा रहे होंगे, ये भी संभव है कि उनसे बहुत बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे होंगे। कुल नेट अगर आप जमा देखिएगा तो जन सुराज को जितने लोग आज से साल भर पहले जानते थे, जितने लोग इससे जुड़े थे, आज उससे कई गुना ज्यादा लोग जान रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं। तो जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था है, उसमें आना जाना लगा रहता है। नेट आपको देखना है कि जन सुराज का परिवार बढ़ा है कि घटा है, जन सुराज के विचार का, जन सुराज के प्रयास का प्रभाव समाज में बढ़ा है कि घटा है।
जहां तक मैं समझता हूं कि अगर साल भर पहले 2 साल पहले जितने लोग जमुई में, बांका में, मुंगेर में, भागलपुर में जनसुराज को जानते थे, इसको समझते थे, उससे कई गुना ज्यादा लोग आज इस विचार से, प्रयास से जुड़े हैं, इसको उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं और वो जनसुराज की सफलता है। व्यक्ति का कोई बहुत महत्व नहीं है। आज प्रशांत किशोर है, कल कोई दूसरा रहेगा। इस बात की महत्ता है कि ये सोच, ये प्रयास बिहार को सुधारने का, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का ये बना रहे, इसकी ईमानदारी और शुद्धता बनी रहे। बिहार में अगर परिवर्तन आता है तो केंद्र का ढांचा भी चरमराएगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो हम लोग पूरी तरीके से सिर्फ बिहार पर ही केंद्रित हैं। निश्चित तौर पर बिहार जैसे बड़े राज्य में अगर कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता है तो वो कहानी बिहार तक रुकेगी नहीं, ये तो निश्चित बात है। मैं तो अपने भाषणों में कहता हूँ कि एक बार बिहार के लोग सजग हो जाएं और एक बार अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बना ले तो पूरे देश की राजनीति का जो नीडल है वो गुजरात से घूमकर बिहार की ओर हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश ने ये मान लिया है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। हर दल, हर नेता ने ये मान लिया है बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। मैं रोज कहता हूँ कि जिस बिहार को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा अब जब बिहार के लोगों ने उठा लिया है, अगर हम लोग सुधार पाए तो पूरा देश खड़ा होकर बिहार के और बिहार के लोग का, बिहार के लोगों के प्रयास का सम्मान करेगा और उसका असर आपको पूरे देश में एक तरफ आप प्रशांत किशोर जी आप खुद बोल रहे हैं कि बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे, ना बिहार को सुधार पाएंगे, फिर आप कैसे इसको सुधारने की मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जिस बिहार को देश के ज्यादातर नेताओं ने, दलों ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, इसका आप उदाहरण देख लीजिए। कल अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, क्या उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कोई बात कही? क्या उन्होंने बिहार के पलायन करने वाले लाखों युवाओं के बारे में कोई बात कही? क्या कांग्रेस के नेता यहाँ राहुल गांधी आए तो उन्होंने कुछ बात ऐसी कही? हर साल 2 साल पर गुजरात में बिजनेस समिट होता है, आप देखते हैं उसमें प्रधानमंत्री जाते हैं। पिछले 15-12 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। क्या बिहार में कोई ऐसा बिजनेस समिट हुआ जिसमें ये हो कि भाई यहाँ पर भी फैक्ट्रियां लगे? क्या हम लोग यहाँ बुलेट ट्रेन बना? हम लोग क्या अभी कल प्रधानमंत्री ने आकर क्या घोषणा की है? ये रेलवे लाइन का चौड़ीकरण किया जाएगा, ये एक ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन बढ़ाई जाएगी, ये एक लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। देखिए कितना फर्क है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के लिए 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है, 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेकर, और वो कर्ज में बिहारी भी शामिल है, हम लोग पर भी वो कर्ज है। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, देश का विकास होना चाहिए। लेकिन गुजरात में मोदी जी अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं, और बिहार में आकर क्या कह रहे हैं? सहरसा में, नरकटियागंज में वो रेलवे लाइन बना दिया जाएगा, जो बन रहा है उसका दोहरीकरण कर दिया जाएगा। लोगों ने ये मान लिया है कि बिहार के लोगों की इतनी आशा अपेक्षा है कि हमको 5 किलो अनाज मिलता रहे। इस बार अभी बजट आया है, आपने देखा होगा, सिर्फ भाजपा नहीं पूरे देश के नेता कह रहे हैं अरे भाई बिहार को कितना दे दिया, क्या दिया बिहार को? कुल जमा मिला के एक मखाना बोर्ड। अब बताइए मखाना बोर्ड का क्या औकात है? मखाना बोर्ड बनने से कल भी घोषणा कर रहे हैं, अब तो मखाना बोर्ड मिला है। अरे भाई मखाना बोर्ड से कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा? एक एयरपोर्ट की घोषणा की गई है, ना एयरपोर्ट बना, ना कोई काम शुरू हुआ। एक अकेले आंध्र प्रदेश में जिसकी आबादी बिहार के मुकाबले 1/3 है, 10 से ज्यादा एयरपोर्ट है, और बिहार में एक एयरपोर्ट की घोषणा अगर बजट में हो गई, पूरे देश में कोहराम मचाएगा। अरे भाई बिहार को इतना काहे दे रहे हो? मतलब लोगों की ऐसी अपेक्षा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार को तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, लोगों को खाली ट्रेन मिलना चाहिए जिसमें हम लोग के युवा बैठ के मजदूर बनकर कोयम्बटूर जाए, गुजरात जाए, पंजाब जाए, यही खाली ट्रेन बढ़ाते रहिए। और हम लोग भी यही चाहते हैं। एक और ट्रेन मिल जाता ना तो बच्चा सबको जाने को आसान हो जाता। अरे भाई हम लोग को ट्रेन नहीं चाहिए, हम लोग को बिहार में फैक्ट्री चाहिए, हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए। दूसरे जगह से लोग यहाँ पर आए ट्रेन पकड़ के रोजगार करने, वैसा बिहार चाहिए। प्रशांत किशोर जी, गांधी मैदान में महारैली का जुटान किया गया, सभी महारैली का जुटान आपने पे किया। चुनाव लड़ेगी, आप कौन सा समीकरण पे लड़ेंगे? हम बदलाव के समीकरण पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर बिहार में सबसे बड़ी जाति की आबादी कितनी है? यहाँ जो जातीय जनगणना हुआ उसके मुताबिक सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पर मुस्लिम समाज की है,
उसके बाद दलित समाज है, उसके बाद यादव समाज है, लेकिन किसी की जनसंख्या 20% से ज्यादा नहीं है। लेकिन बिहार में बदलाव चाहने वालों की जनसंख्या 60% से ज्यादा है। तो किसी का अगर मुसलमान है, किसी का सवर्ण है, किसी का कुशवाहा है, किसी का दलित है, वोट बैंक जन स्वराज का वोट बैंक वो 60% बिहारी हैं जो बिहार में अब बदलाव चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहते हैं, जो अब ये नाली गली और चावल और मंदिर मस्जिद की लड़ाई से ऊपर उठकर बिहार में सुधार देखना चाहते हैं। आप तो कह रहे हैं 75% मुसलमानों को टिकट देंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? कितना सीट टिकट देंगे? 75%। भाई आप लोग सुन लीजिए बात को, वीडियो है आप भी देख लीजिए। जी बताइए। जन स्वराज ने कहा कि हम लोग का चाहे पार्टी में पद हो, कोई मनोनीत पद हो या टिकट की बात हो, दोनों ही जगह या हर वो उस प्रयास में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो काबिलियत है। काबिलियत के आधार पर ही लोगों को पद या टिकट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि बिहार में 243 सीट, 243 काबिल लोगों को, सही लोगों को टिकट मिल रही है। काबिल लोग 1000 है, तो उस 1000 में से 243 कैसे चुने जाएंगे? वो चुनने का आधार होगा जिस समाज की जितनी आबादी है, उस समाज से उतने काबिल लोगों को निकालकर उनको टिकट या प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आधार काबिलियत है, और बिना ये चिंता किए हुए कि वो समाज हमको वोट करता है या नहीं करता है। अगर यादव समाज की आबादी 17% है, तो जन स्वराज से लड़ने वाले लोग में 30 से 35 लोग यादव समाज के होंगे ही होंगे। अगर मुसलमानों की आबादी 18% है, तो जन स्वराज से टिकट पाने वालों में 40 मुसलमान होंगे ही होंगे। अगर अति पिछड़ों की संख्या 30-35% है, तो जन स्वराज से कम 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन वो इसलिए नहीं चुनाव लड़ेंगे कि वो यादव है कि अति पिछड़ा है, वो इसलिए चुनाव लड़ेंगे कि वो बिहार के सही लोग हैं, हम लोग की नजर में वो काबिल लोग हैं और उस समाज के हैं जिस समाज से की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं। सर, पटना के गांधी मैदान में महारैली में सर आपका जो सभा जो गई थी, उस पर कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता आपके पे भारी कर रहा है, क्या कुछ करना चाहिए? भैया हम किसी व्यक्ति पर तो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन विरोधी का आरोप है कि आपका रैली फ्लॉप होगा, क्या कहेंगे? ये ठीक है, ये सवाल दोबारा मैं कर देता हूँ। आपने महारैली का जुटान किया था, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि वो रैली विफल हो गई क्योंकि वहाँ पर लोग जुटे नहीं। विपक्ष नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं। ये बिहार में किसी नेता में दम नहीं है जो कि खड़ा होकर मन से 1 लाख लोगों के सामने कहे कि भाई हम 5 लाख लोगों को बुलाए थे, 1 ही लाख लोग यहाँ पहुंच पाए हैं, बाकी लोग जाम में फंस गए या नहीं पहुंच पाए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये खड़े होकर प्रशांत किशोर ने कहा है, क्योंकि हमने इस अभियान में कहा है कि और कुछ हो जाए लेकिन इसकी ईमानदारी और शुद्धता में फर्क नहीं आने देंगे। ये बिहार का एकमात्र ऐसा दल है, एकमात्र प्रशांत किशोर है जो अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के सलाह से अलग हटके 1 लाख लोगों के सामने खड़े होकर हमने कहा कि भाई हम लोगों ने 5 लाख लोगों के लिए कुर्सी लगाया था, लोग जाम में फंसे हुए हैं, नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए हम माफी चाहते हैं, आपको यहाँ नहीं ला पाए और अगर नहीं आ पाए इसलिए अब आपके घर घर जाएंगे। लोग कह रहा इतना कुर्सी काहे लगाए थे, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो गया, क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए बिहार के जो लोग हैं वो गाय भैंस बकरी नहीं है कि जहां मन हुआ वहीं खड़ा कर दिया। अगर मैंने लोगों को बुलाया है तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि उनको इज्जत से बैठने के लिए कुर्सी भी दे, उनको पीने के लिए पानी भी दे। और 1 लाख लोग के सामने खड़े होकर ये बोलना, कोई दूसरा दल होता कहता हमारा तो 5 लाख आदमी आया। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, और अगर मान लीजिए कि आपके नजर से कमी रह भी गई तो और प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर तो गांव गांव में 5-5, 10-10 आदमी के साथ पैदल चले। हमारे कोई बाबूजी का थोड़े दल है, हमारे कोई बाबूजी का दल नहीं है, हमारे बाबूजी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हमारी काम, हमारी ईमानदारी, हमारी पहचान है और इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर हमने कोशिश की, मान लीजिए कोशिश किया और उसमें कुछ कमी रह गई तो और ईमानदारी से और ज्यादा बेहतर कोशिश करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तत्वा जाति को आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद अब इंडियन इनकलाब पार्टी भी बना रहे हैं और चुनाव मैदान में लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं क्या करूं, लोकतंत्र है, सबको दल बनाने का, लड़ने का अधिकार, इसके लिए प्रशांत किशोर के वक्तव्य की क्या जरूरत है? अशोक चौधरी का आरोप है कि आप ये फंड इतना खर्चा कहाँ से लाते हैं? किसका आरोप है? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी अब
अशोक चौधरी का अपना राजनीतिक कैरेक्टर क्या है ये पत्रकारों को हमसे बेहतर मालूम है। सर बिहार में किसी नेता का दल का ये दम नहीं है कि वो कह देगा कि प्रशांत किशोर ने किसी से 1 रुपया भी गलत कहीं लिया हो। इतने दिन से हम पैदल घूम रहे हैं, 2.5 बरस से, डंके की चोट पर जो कहते हैं, जिसको दम है आकर चेक कर लो, अगर कुछ गलत हो तो पकड़ लो। हम एमएलए एमपी नहीं है, बालू शराब माफिया का काम नहीं करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं, किसी से घूस नहीं लेते हैं। अपने बुद्धि अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन बिहार को सुधारने के लिए खर्च कर रहे हैं और किसी के तरह छुपाते भी नहीं है। जो संसाधन है वो बिहार के गरीब उन लोगों के लिए है जो पैसे के अभाव में राजनीति नहीं कर पाते हैं, जिनके पिताजी विधायक मंत्री नहीं है लेकिन उनमें क्षमता है। तो अगर बिहार के बच्चों में क्षमता है और पैसे के अभाव में अशोक चौधरी के पिताजी की तरह उनके पिताजी अगर विधायक नहीं है, अशोक चौधरी की तरह उनके पास पैसा नहीं है कि टिकट खरीद के अपने बेटी को एमपी बना दे, तो ऐसे लोगों के लिए जन सुराज खड़ा है तो स्वाभाविक तौर पर कि इन लोगों को तो मिर्ची लगेगा ही लगेगा। प्रशांत किशोर जी, आपकी सरकार आती है तो क्या पहला कदम रहेगा जो जनता के हित के लिए होगा? 3-4 कदम तो आप पहले सुन लीजिए। पहला कदम ये होगा कि ये फर्जी शराबबंदी का कानून, जिसमें शराबबंदी के जरिए दुकान बंद है और घर घर होम डिलीवरी हो रही है और बिहार को भी पंजाब की तरह सूखे नशे के चपेट में डालकर उड़ता बिहार बनाया जा रहा है, इस फर्जी कानून को हटा दिया जाएगा। दूसरी बात, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जब तक यहाँ पर मैं सरकारी अच्छी स्कूल की व्यवस्था न बना दूं, तब तक जन सुराज की सरकार बनने पर गरीब से गरीब बच्चे को भी, परिवार को भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की सुविधा होगी, ताकि जिसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। जन सुराज की सरकार बनते के साथ साल भर के अंदर हर हालत में पलायन को रोक दिया जाएगा, जिसमें 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए बिहार से होने वाले पूंजी के पलायन को रोका जाएगा। इसके लिए मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा और इसके लिए घर घर लोगों को 1 लाख 2 लाख रुपया लोन 4% सालाना ब्याज पर दिया जाएगा, ताकि बिहार के हर घर में रोजी रोजगार हो, किसी को बाहर नौकरी मजदूरी करने न जाना पड़े। और चौथी और अंतिम बात, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को जो 400 रुपया का नीतीश कुमार भीख दे रहे हैं, उसकी जगह 1 दिसंबर 2025 से उसको 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा, ताकि उसको कम से कम बेसिक जिंदगी की जो सुविधाएं हैं उसको मिले। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? 2000 रुपया। जन सुराज अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव या गठबंधन होगा? इन्होंने पूछा इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने जो बताया उसमें सिर्फ एक ही योजना ऐसी है जिसमें बजट से पैसा लगना है, वो 2000 रुपया 60 साल से ऊपर वालों के लिए। हम आरजेडी के तेजस्वी यादव नहीं है। अगर हमने योजना बताई है तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का पेंशन अगर 400 से बढ़ाकर 2000 कर दिया जाए तो बिहार सरकार पर करीब 10 से 12 हजार करोड़ का सालाना खर्च आएगा एडिशनल। और ये पैसा 3.25 लाख करोड़ के बजट का सिर्फ 3% होगा। 3% अगर सरकार अपने बजट का खर्च करे तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को ये सोशल सिक्योरिटी दी जा सकती है। बाकी जो मैंने योजना बताई पलायन रोकने के लिए, पूंजी के पलायन रोकने के लिए सरकार का बजट का 1 रुपया नहीं लगना है। मनरेगा को कृषि से जोड़ने के लिए सरकार का 1 रुपया नहीं लगना है। और जो सस्ते लोन की बात है, 1 लाख करोड़ रुपया का अगर लोगों को यहाँ लोन मिले, 1 लाख करोड़ रुपया पर 6000 करोड़ का खर्च आएगा, जिसको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कहते हैं, ताकि लोग यहाँ पर रोजी रोजगार के लिए 12% 14% पर नहीं 4% सालाना ब्याज पर लोन मिल सके उनको। तो उसमें खर्चा 1 लाख करोड़ पर सिर्फ 6000 करोड़ आएगा। शिक्षा के लिए मैंने आपको जो बताया, ऑलरेडी सरकार 60,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रही है। उस पैसे का बेहतर इस्तेमाल करके बिहार में शिक्षा व्यवस्था को हटाया बेहतर किया जाएगा। और जो सबसे पहली बात बताई, शराबबंदी हटाएंगे तो उससे 20,000 करोड़ सालाना आमदनी भी बढ़ेगी। तो हम लोग कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं जिसका गुणा गणित इकोनॉमिक्स नंबर पहले से वर्कआउट न किया। हर कार्यालय में सर जो घूसखोरी है उसको प्रशांत किशोर कैसे खत्म करें, क्या प्लान है? जी, घूसखोरी जो सर हर कार्यालय में पूरा बढ़ा हुआ है। आप जब तक जनता ईमानदारी से सही प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करेगी, तब तक कार्यालय में घूसखोरी कैसे रुकेगी? आप जब मुखिया विधायक को वोट देते समय 500 रुपया लीजिएगा
जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा, पाउच पी के वोट दीजिएगा, तो आपका जो प्रतिनिधि चुनकर जाएगा वो लूटेगा ही लूटेगा। अभी जो ये भूमि सर्वे हो रहा है बिहार में, राजस्व विभाग जितने बड़े पैमाने पर वसूली कर रहा है, क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमने उन नेताओं को बैठाया है जो आपके घर घर में झगड़ा लगा रहा है, आप ही के जमीन का दाखिल खारिज और रसीद कटवाने के लिए 20,000, 40,000, 50,000 रुपया घूस ले रहा है। और यही लोग, हमने उपचुनाव में लोगों को कहा था कि अगर सर्वे में भ्रष्टाचार हो रहा है, घर में परेशानी हो रही है, उपचुनाव में एनडीए को हराओ, अपने आप सर्वे रुक जाएगा। लोगों ने फिर एनडीए को वोट दिया। तो जब रिजल्ट आया तो हमने कहा कि आप मजा लीजिए, आप गलत वोट दीजिएगा तो गलत ही पाइएगा, बोलिएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा। एक आखिरी सवाल है, एनडीए का बटिया रेल लाइन आज 12 साल से लंबित है, क्या इस पर आपका कहना है? मैंने भैया रेल लाइन पर आपको पहले ही बोल दिया, बिहार की लोग, जो दिल्ली में सरकार होती है उसको पता है कि बिहार में जाकर हमको क्या बोलना है। तो जाकर खाली ये रेलवे लाइन का दोहरीकरण, मीटर गेज को ब्रॉड गेज, रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन, लोग इसी में खुश है। ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ा दीजिए, एक नया ट्रेन शुरू करा दीजिए। आप देखे होंगे आज 25-30 साल से बच्चे से हम लोग भी देख रहे हैं। इसी बजट में बिहार के लिए क्या घोषणा हो रही है? रेल एक बढ़ा देंगे, एक ट्रेन बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है। ये नहीं कहा प्रधानमंत्री ने यहाँ पर स्टील की फैक्ट्री लगाएंगे, ये कह रहे हैं यहाँ से एक नया ट्रेन खोलेंगे। ट्रेन खोल के कहाँ जाएगा ट्रेन? यहाँ से मजदूर जाएगा जो कि 10,000 रुपया में गुजरात में, सूरत में उनके लिए, गुजरातियों के लिए काम करेगा। यहाँ से देखिए कि हर जगह ट्रेन खुल रही है। ट्रेन होनी चाहिए, लेकिन ट्रेन से बच्चे क्या करने जा रहे हैं? भाई हमें तो खुशी होती ना जब यहाँ से स्टील बनता और वो मालगाड़ी से यहाँ से जाता। यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन खुलना चाहिए जिस पर कि यहाँ से सब्जी जाए और दिल्ली बॉम्बे में बिके। हमें वो ट्रेन नहीं चाहिए जिस पर बिहार के युवा मजदूर बनकर जाएं और दूसरे राज्यों में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।